नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर पड़ा ठप, दुनिया भर में थमा कामकाज। एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मंगल पांडे की जयंती आज। 1857 की क्रांति के हीरो थे मंगल पांडे। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति। और टाइटन पर भी मौजूद हैं समुद्र। कैसिनी ह्यूजेंस के डेटा से मिली जानकारी। शनि का उपग्रह है टाइटन। आइए खबरों की शुरुआत करें। आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आज एक खबर से लगातार रूबरू हुए होंगे। सोशल मीडिया पर माइक्रोसॉफ्ट, क्राउड स्ट्राइक और विंडोज़ के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप पड़ गया। इसके चलते एयरलाइंस और बैंकिंग समेत तमाम सर्विसेज पर सीधा असर दिखा। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के चलते दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट 365 के यूज़र्स तमाम ऐप्स और सेवाओं को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक कुछ सर्विसेज को माइक्रोसॉफ्ट ने रिस्टोर कर लिया है, वहीं कुछ पर लगातार काम जारी है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउड स्ट्राइक ने एक एंटीवायरस अपडेट किया और इसके चलते ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इस्तेमाल करने वाले लैपटॉप और डेस्कटॉप पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ लिखकर आने लगा। दरअसल ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक स्क्रीन एरर है। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर पर तब दिखाई देती है जब उन्हें कोई ऐसी समस्या आती है जिसे वे खुद ठीक नहीं कर सकते। इसमें स्क्रीन नीली हो जाती है और एक एरर मैसेज दिखाता है। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर ने एरर को रोकने के लिए काम करना बंद कर दिया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक स्क्रीन नीली हो जाती है और एक मैसेज पॉपअप होता है। इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर ने एक बड़ी समस्या का पता तो लगा लिया है और खुद को बचाने के लिए काम करना बंद कर दिया है। इसे ठीक करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा और पता लगाना होगा कि समस्या का रूट कॉज क्या है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपके कंप्यूटर को आगे के नुकसान से सुरक्षित रखने में मदद करता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है विंडोज़। विंडोज़ एक ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप प्राइमरी सॉफ्टवेयर की तरह समझिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से कम्युनिकेट करके सिस्टम को फंक्शनल बनाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि कंप्यूटर जैसी सभी डिवाइसेस, चाहे लैपटॉप हों या टैबलेट, स्मार्ट वॉच हों या स्मार्टफोन, सब में एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। आपने भारत की औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई के बारे में सुना होगा। इस जंग में 1857 की क्रांति एक ऐसा पॉइंट है जहां से भारतीय स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। आज यानी 19 जुलाई को 1857 की क्रांति के हीरो मंगल पांडे की जयंती मनाई जाती है। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। यूं तो इस क्रांति के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारणों में सैन्य कारण का जिक्र मिलता है। दरअसल लॉर्ड कैनिंग के काल में 1856 में द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की घोषणा की गई थी। इस एक्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों को यह स्वीकार करना था कि सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार कर विदेश जाना होगा और वे इसके लिए मना नहीं कर सकते थे। वहीं भारतीय उस समय तक समुद्र यात्रा को धार्मिक रूप से पाप समझते थे। इसका विरोध हो ही रहा था कि कंपनी ने सेना में इनफील्ड नाम की राइफल लॉन्च की। इसमें कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। कहा जाता है कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी होती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। इन कारतूसों के विरोध की पहली घटना हुई थी बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक छावनी शहर है। यहाँ पर मंगल पांडे नाम पर एक पार्क भी बनाया गया है। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। कहते हैं कि अंग्रेज उन्हें पकड़ने आए तो उन्होंने खुद को भी गोली मार ली थी, लेकिन वे सिर्फ जख्मी हुए और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल के तहत उन्हें फांसी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैन्य विद्रोह से मानी जाती है।
आपने शनि ग्रह के कैसिनी मिशन के बारे में जरूर सुना होगा। यह मिशन कैसिनी ह्यूजेंस के नाम से मशहूर हुआ था। इसमें कैसिनी एक स्पेसक्राफ्ट था जिसे नासा द्वारा तैयार किया गया था, वहीं ह्यूजेंस एक लैंडर था जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया था। इस मिशन को शनि और उसके मून्स यानी चंद्रमाओं को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। 2017 में यह मिशन तो खत्म हो गया, लेकिन इसने 17 सालों तक जो डेटा कलेक्ट किया उसका एनालिसिस वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक चल रहा है। कैसिनी मिशन के रडार ऑब्जर्वेशन ने शनि के चंद्रमा टाइटन के बारे में कुछ बेहद अहम जानकारियां पेश की हैं। टाइटन हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा बृहस्पति ग्रह का गैनीमेड है। इसके अलावा वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा टाइटन पर भी जीवन की परिस्थितियां देख रहे हैं। कैसिनी की तस्वीरें दिखाती हैं कि टाइटन के आसपास नारंगी रंग का स्मॉग है। पृथ्वी के अलावा यह ज्ञात ऐसी दूसरी जगह है जहां की सतह पर तरल समुद्र पाए जाते हैं, लेकिन ये समुद्र पानी के नहीं है, बल्कि ये नाइट्रोजन, मीथेन और इथेन जैसे तत्वों से भरे हैं। सौर मंडल में केवल टाइटन और पृथ्वी ही हैं जहां पर बादलों से बारिश होती है। ये पानी नदियों, झीलों और समुद्रों में बहता है, फिर ये पानी वापस से वाष्पित होकर आकाश में जाता है। इस तरह हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस फिर से शुरू होती है। बस फर्क ये है कि पृथ्वी पर बादलों से पानी गिरता है, लेकिन टाइटन पर बादलों से मीथेन की वर्षा होती है। इस पूरी रिसर्च पर नेचर कम्युनिकेशंस नाम के जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक टाइटन पृथ्वी जैसी ही एक दुनिया है जिसमें मीथेन आधारित हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस होती है। टाइटन के उत्तरी ध्रुव पर मौजूद 3 समुद्रों का अध्ययन किया गया है। इन्हें क्राकेनमेर, लिगियामेर और पुंगामेर नाम दिया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में नेशनल सिंपोजियम ऑन बैम्बू आयोजित किया गया। इसे DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस मौके पर भारत में बांस की खेती को लेकर एक व्यापक हैंडबुक जारी की गई। इससे छोटे किसान, खासतौर पर महिलाएं, इससे जानकारी जुटा सकेंगी। इस पूरे इवेंट का मकसद था महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना, बांस की खेती के जरिए सतत विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी से मतलब है कि महिलाओं की सालाना 1 लाख रुपए की कम से कम आय हो। आपको बता दें, भारत में बांस की तकरीबन 136 प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस स्पीशीज डायवर्सिटी के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। बांस को ग्रीन गोल्ड, पुअर मेन्स टिम्बर और क्रेडल टू कॉफिन टिम्बर भी कहा जाता है। भारत में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैम्बू मिशन को 2006-07 में केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर लॉन्च किया गया था। 2014-15 में इसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में मर्ज कर दिया गया था। ये स्थिति 2015-16 तक रही। इसके बाद रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन 2018-19 में लॉन्च किया गया। इस मिशन को हब एंड स्पोक मॉडल के तौर पर लागू किया जा रहा है। इसका मकसद बांस क्षेत्र के पूरे वैल्यू चेन का विकास करना था, साथ ही किसानों को बाजार से जोड़ना था। मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लागू किया जाता है। याद रखिए कि बांस ग्रास कुल की एक प्रजाति है। 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन करके बांस को पेड़ की परिभाषा से हटा दिया गया था। अब वन क्षेत्र के बाहर उगाए गए बांस के लिए काटने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। चलिए अब आज के टर्म ऑफ द डे देखें। आज के टर्म ऑफ द डे में है पणि। प्राचीन समय में व्यापार वाणिज्य करने वालों को पणि कहा जाता था। ऋग्वेद में पणि शब्द का जिक्र कई बार हुआ है। आप आज के वक्त में बिजनेस करने वाले लोगों की तुलना पणि से कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि पणि शब्द पण विनिमय से बना है। इस तरह पणि वह व्यक्ति है जो बिना बदले के कुछ नहीं दे सकता। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। स्टार्टअप हाइलेनर ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोल्ड फ्यूजन तकनीक को प्रदर्शित किया। कंपनी यह दावा कर रही है कि यह स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने वाली विश्व की पहली कोल्ड फ्यूजन तकनीक है। दरअसल हाइलेनर ने अपने लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रदर्शन किया, जो फ्यूजन के माध्यम से अतिरिक्त हीट उत्पन्न करने के लिए थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और बिजली का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर कोल्ड फ्यूजन के रूप में जानते हैं। यह तकनीक परमाणु अपशिष्ट का उपयोग या उत्सर्जन नहीं करती और इसमें किसी भी रेडियो एक्टिव सामग्री का उपयोग नहीं होता। इसका उपयोग अंतरिक्ष मिशनों से लेकर घरेलू और औद्योगिक हीटिंग तक विस्तृत है। युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। यहां कीर्ति से तात्पर्य खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से है।
कीर्ति पहल खेलो इंडिया का हिस्सा है। यह खेल संस्कृति का निर्माण करने तथा प्रतिभाओं का एक ऐसा समूह तैयार करने के लिए एक खोज एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह अधिसूचित प्रतिभा मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से प्रतिभाओं की पहचान करता है। कीर्ति को भारत के 50 केंद्रों में लॉन्च किया गया था। इसका पहला चरण 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ से शुरू किया गया था। केरल सरकार ने एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन केरला 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। यह केरल में हाथियों की आबादी का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसका मकसद राज्य की सीमाओं के पार बढ़ते मानव हाथी संघर्ष की समस्या का समाधान करना है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में केरल में हाथियों की आबादी का अनुमान 1793 के करीब लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% की गिरावट को दिखाता है। हाथियों की संख्या में गिरावट के पीछे एलिफेंट एंडोथीलियोट्रोपिक हर्पीस वायरस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। यह वायरस खास तौर पर 10 वर्ष या उससे कम आयु के हाथी को अधिक प्रभावित करता है। यह हाथियों में तीव्र रक्तस्राव का कारण बनता है। गंभीर मामलों में संक्रमण के 24 घंटे के भीतर हाथियों की मौत हो जाती है। भारतीय खगोल वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 45वें कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च के दौरान दिया गया। दोस्तों, पुरस्कार विजेता को मेडल के साथ साथ वैज्ञानिक के नाम पर एक छोटे ग्रह के नामकरण से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के विकास में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल भारत के सबसे वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में से एक हैं। वे एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष दूरबीन और चंद्र मिशन सहित प्रमुख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे। दक्षिण कोरिया इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। वर्ल्ड एटलस ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची जारी की। इस सूची के अनुसार विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खानों में से 2 खाने भारत में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खानों को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित ये दोनों खाने प्रति वर्ष 100 मिलियन टन से अधिक कोयला का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। इन खानों में विश्व की सबसे उन्नत खनन मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो पर्यावरण अनुकूल खनन कार्यों के लिए विस्फोट किए बिना ही कोयला निकालती हैं और काटती हैं। आइए अब वक्त है बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने का। पहला प्रश्न है, गेवरा और कुसमुंडा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? कोयला, लोहा, मैग्नीज या फिर तांबा? अगला प्रश्न है, कैसनी ह्यूजेंस मिशन किस ग्रह के लिए प्रसिद्ध है? बुध, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत के पहले ओवरसीज जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किस देश में किया गया है? मॉरिशस, मालदीव, नेपाल या फिर बांग्लादेश? सही जवाब है विकल्प ए, मॉरिशस। अगला प्रश्न था, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में या फिर विजयनगर प्रशासन में? और सही जवाब है विकल्प सी, मराठा प्रशासन में। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। नमस्कार।